हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज बायोलॉजी का जो सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ, जो कि कल मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हुई थी कल अपनी। उसमें हमने रिप्रोडक्शन क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। हमने उसके टाइप्स पढ़े थे। हमने उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। कल मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यानी अलैंगिक जनन के बारे में 5 प्रकार के टाइप्स बताए थे मैंने। आज मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डीपली जाएंगे बिकॉज दैट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे किसके साथ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। देखेंगे हम उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में नाम लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि लैंगिक जनन क्या होता है। जब दो प्रकार के जनक आपस में फ्यूज होकर, आपस में निषेचित होकर, आपस में निषेचन की क्रिया के पश्चात दूसरे जाइगोट युग्मनज का निर्माण करते हैं। उसमें मतलब इसमें दो टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के जनक भाग लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जनन की वह विधि जिसमें दो युग्मक अर्थात नर एवं मादा युग्मक भाग लेते हैं तथा युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है ना? तो अब हम ये देखेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना? ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? एक होता है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। एक होता है क्या? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या? बाइसेक्सुअल का मतलब यह होता है कि जब एक ही जीव द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है, मतलब कि कोई सा भी एक जीव हो, कोई सा भी एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जब उसके द्वारा दो प्रकार के नर एवं मादा दोनों प्रकार के गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म नर एवं मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करे, तब उसको हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब क्या कि किसी एक ऑर्गन के द्वारा जब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो, तब हम उसमें क्या कहेंगे? हम उसमें कहेंगे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। इट मींस कि दोनों काम कौन कर रहा है? एक ही ऑर्गेनिज्म कर रहा है, तब हम उसको क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करेंगे कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं?
जब गैमेट्स का फॉर्मेशन, जब गैमेट्स का अर्थात युग्मक का निर्माण अलग अलग जनकों के द्वारा हो, मतलब कि नर के द्वारा अलग हो और मादा के द्वारा अलग हो, मतलब कि कोई सा भी युग्मक हो उसका निर्माण जब नर अपना नर युग्मक करे और मादा अपना मादा युग्मक करे, मतलब कि युग्मकों का निर्माण अलग अलग जनकों के द्वारा जब होता है तब वहां पर हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द हमें यही वाला देखने को मिलता है कि नर युग्मक का निर्माण नर करता है और मादा युग्मक का निर्माण मादा करता है। तो हम क्या कहेंगे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में कि जब युग्मकों का निर्माण उनके अलग अलग जनकों के द्वारा होता है तब हम वहां पर एक लिंगी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब कि ऐसे जीव जो कि अपने युग्मकों का निर्माण अलग अलग जनकों के द्वारा कहते हैं उन्हें हम एक लिंगी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव कहते हैं। एक लिंगी जीव कहते हैं मतलब कि, और एक बार मैं समझा दूं कि वैसे वह जीव जो अपने युग्मकों का निर्माण अलग अलग जनकों के द्वारा करते हो उन्हें हम एक लिंगी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव कहते हैं। ठीक है ना? चलिए अब इसके आगे हम जब पढ़ेंगे तो हमारे पास एक वर्ड्स मिलता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बारे में हमें पढ़ना है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द गैमेट्स आर फॉर्म्ड। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होना। गैमेट्स एक वर्ड्स आता है गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन। ध्यान से देखना यहाँ पर, युग्मक जनन मतलब क्या? जब किसी जीवधारी में, कोई सा भी जीवधारी हो सकता है, नर हो सकता है, मादा हो सकता है, यानी कि मेल एंड फीमेल में, मेल एंड फीमेल में जब कोई भी मेल एंड फीमेल में उसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाए, गैमेट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाए, क्या? गैमेट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाए, हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। यानी इस प्रक्रिया के दौरान जनकों में उनके युग्मकों का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल मेल में काय का होता है? स्पर्म का होता है, और फीमेल में काय का होता है? ओवम का होता है। यानी कि मेल में शुक्राणु का निर्माण होगा और फीमेल में अंडाणु का निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा नॉर्मली कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं जब जीवधारियों में उनके युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को ही लिख सकते हैं, जीवधारियों अर्थात नर एवं मादा में उनके युग्मक निर्माण के प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहा जाता है। बहुत इजी है, मतलब कि जब मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाए और फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन शुरू हो जाए, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ओके, समझ में आया? तो ये फिर चीजें अपनी कि अब नॉर्मली मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि गैमेटोजेनेसिस के बाद प्रोसेस होती क्या है। आपको सभी को पता चल गया युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। अब देखेंगे कि अब आपको देखना होगा कि एक नया टॉपिक आता है अपना,
आप पता चल गया, क्या चल गया पता आपको कि मेल में काय का फॉर्मेशन होता है, मेल में होता है स्पर्म, शुक्राणु का, काय का होता है शुक्राणु का, और फीमेल में काय का होता है ओवम का, अंडाणु का। ठीक है, यानी मेल में काय का स्पर्म का और फीमेल में काय का, कहीं कहीं स्पर्म को सेमन भी बोला जाता है, सेमन भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो मेल में स्पर्म का, फीमेल में ओवम का। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि फर्टिलाइजेशन होती क्या है। जब फर्टिलाइजेशन क्या है, युग्मकों के संलयन की क्रिया, इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं युग्मक, और इसको क्या कह सकता हूं मैं युग्मक। लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये शुक्राणु को हम क्या कहते हैं नर युग्मक, और अंडाणु को हम क्या कहते हैं मादा युग्मक। यानी कि शुक्राणु को नर युग्मक और अंडाणु को मादा युग्मक कहा जाता है। दोनों क्या है युग्मक। निषेचन की क्रिया समझना, जब वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों के संलयन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है उसे हम निषेचन की क्रिया कहते हैं। तो लिखोगे वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का संलयन, क्या होगा यहाँ पर होगा संलयन, क्या होंगे फ्यूज, है ना। तो हम कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का संलयन करने के पश्चात, चाहे होने के पश्चात किसी तीसरे जीव युग्मनज का निर्माण होता है, परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, उसे निषेचन की क्रिया कहा जाता है। फिर से बोलूंगा कि वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों के संलयन के परिणाम स्वरूप जाइगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है उसे निषेचन की क्रिया कहते हैं। अ प्रोसेस इन विच द मेल एंड फीमेल gametes fuse with each other, after that the zygote is formed, that process is called fertilization। ओके, आ गया समझ में। फिर से समझोगे, मेल है, उसका गैमेट्स क्या है स्पर्म है, स्पर्म ने किसके साथ ओवम के साथ फ्यूज किया, क्या बना हमारे पास, क्या बना यहाँ से हमारे पास एक जाइगोट बन गया। क्या बन गया जाइगोट बन गया, मतलब कि हमारे पास एक युग्मनज बन गया, युग्मनज बन गया। ठीक है ना, समझ में आया। फर्टिलाइजेशन कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या बन जाता है आपका युग्मनज का निर्माण हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एक वर्ड्स आता है पार्थोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बता दूं। मान लो कि जिस टाइप से हायर ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, बट क्या होता है छोटे छोटे जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। विथआउट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के ही उनमें जाइगोट का फॉर्मेशन होने लगता है। मतलब कि बिना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के ही उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होने लगता है। उसे हम क्या कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। हिंदी में उसका नाम है अनिषेक जनन। क्या बोलेंगे अनिषेक जनन। लिखेंगे पार्थेनोजेनेसिस।
हिंदी नाम अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या होता है? कोई कोई जैसे मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गया, छिपकली हो गई, और छोटे छोटे जो जीव होते हैं नॉर्मली, जो अपन जो छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। वो बिना निषेचन के ही उनके अंदर किसी नए जीव का निर्माण शुरू हो जाता है। यानी कि मधुमक्खी और छिपकली और भी कुछ एनिमल ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें बिना निषेचन की क्रिया के ही नए जीव का निर्माण शुरू हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनिषेक जनन की प्रक्रिया कहते हैं। तो लिखोगे वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के क्रिया के ही नए जीव का निर्माण शुरू हो जाता है, उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहोगे? वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही नए जीव का निर्माण शुरू हो जाता है, उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हो, मधुमक्खी, छिपकली, और भी एग्जाम्पल है लिख सकते हो। टर्की पक्षी, एक टर्की पक्षी होते हैं, टर्की पक्षी, इनमें बिना निषेचन की क्रिया के ही नए जीव का निर्माण शुरू हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आया? चलो, ये था पार्थेनोजेनेसिस में। याद ध्यान रखना कि सबके नोट्स बने होने चाहिए, सभी के नोट्स बने होने चाहिए। ठीक है ना? आप लोग जब वीडियो देखना शुरू करोगे तो आपके पास कॉपी और पेन होना जरूरी है। आप तुरंत नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है ना? एक बार में वीडियो समझ में नहीं आएगा तो दूसरे बार में जरूर आ जाएगा। वैसे तो फर्स्ट ही बार में आ जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो सेकेंड बार वीडियो देखिए, गारंटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। और आप अपने सामने बुक्स रखिए, बुक्स रखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए, ये है पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन की प्रोसेस। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड्स आता है और फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मैं पूछता हूं, एक वर्ड्स आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हिंदी नाम इसका बाह्य निषेचन। क्या होता है बाह्य निषेचन? क्या होता है बाह्य निषेचन? बाह्य निषेचन का मतलब ये होता है कि मान लो बहुत सारे छोटे छोटे समुद्री जल जीव, ज्यादातर जलीय जीव, क्या जलीय जीव क्या करते हैं? अपने गैमेट्स को, मान लो कोई मछली, मान लो कोई जलीय जीव है, ठीक है ना, उसने क्या किया? अपने गैमेट्स को, अपने युग्मक को पानी में कहीं रख दिया। ठीक है ना? क्या रख दिया? पानी में कहीं रख दिया। और वो कैसा है? वो मादा है, यानी कि वो कैसी है? फीमेल है। वो उसने अपने ओवम को पानी के अंदर छोड़ दिया। ठीक है ना? इतने में किसी दूसरे नर मछली ने अपना युग्मक है वो भी तैर के इस ओवम के पास आ गया। उसके पास क्या रहेगा? उसके पास रहेगा नर युग्मक रहेगा, उसके पास नर युग्मक रहेगा, और वो क्या करेगा? ओवम के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो यानी कि इनके बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। मान लो किसी मछली ने अपने ओवम को पानी में छोड़ दिया, और किसी दूसरे मछली ने भी, जो नर मछली है, उसने अपने
अपने गैमेट्स को भी पानी में छोड़ दिया, वो दोनों छोड़ के वहां से चले गए। फिर क्या हुआ, उन दोनों के गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, यानी विथआउट बॉडी, उनकी बॉडी कहीं और चली गई है बट उनका जो गैमेट्स है उनके बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। इस वजह से हम क्या कहेंगे, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है ना। दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि बॉडी कहीं और चली जाती है बट उसका गैमेट्स वहीं पर रहता है, और गैमेट्स वहां पर रहने के कारण किसी मेल गैमेट्स के कांटेक्ट में आने की वजह से वहां पर उन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती, स्टार्ट हो जाती है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। बट जब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, आपको ये समझ में आ गया, क्या लिखेंगे इसके बारे में, क्या लिखेंगे कि जब वह प्रक्रिया जिसमें युग्मनज का निर्माण अर्थात जाइगोट का निर्माण बाहर निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, अर्थात गैमेट का फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है, उसे हम बाहर निषेचन कहते हैं। समझ में आ गया। चलो अब देखेंगे एक टॉपिक आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या बोलूंगा मैं, जैसे मनुष्य हो गए, बड़े बड़े जीव जंतु हो गए, उनमें क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों का संलयन शरीर के अंदर होता है, इस कारण इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। मतलब कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, ये सब शरीर के अंदर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जब युग्मकों के संलयन, वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का संलयन शरीर के अंदर होता है, उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे सरीसृप पक्षी, उदाहरण लिख सकते हो, सरीसृप पक्षी, मनुष्य और क्या उदाहरण लिख सकते हो, ये सब आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। समझ में आया। तो आपको मैंने ये सब चीजें बता दी, एक एक वर्ड्स के बारे में समझा दिया कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन। तो ये सब चीजें जो है आपको मैंने बता दी है। अब जो हम आगे बढ़ेंगे उस टॉपिक के बारे में, देखो इसमें एक वर्ड्स और आता है, एक वर्ड्स आता है आपका कायिक जनन किसे कहते हैं। कायिक जनन होता क्या है, कायिक जनन होता क्या है, होता क्या है कायिक जनन। कायिक जनन, कायिक का मतलब मान लो कोई पौधा है, मान लो कोई पौधा है, यदि कोई पौधे में से कोई, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मातृ पौधा। क्या कहेंगे, मातृ पौधा कहेंगे। यानी कि ये एक मातृ पौधा है, इसके वर्धी भागों को, वर्धी मतलब जो भाग यहाँ पर भले तने में से, यानी इस इतने बड़े पौधे में से
जो कोई सा भी पार्ट्स होगा अगर वो ग्रोथ कर रहा होगा, कोई सा भी पार्ट्स होगा अगर वो ग्रोथ कर रहा होगा तो हम उसको वहां से कट करके, हम वहां से उसको कट करके क्या करते हैं, दूसरी जगह जब उसकी हम ग्रोथ करवाते हैं, मतलब कि इस पौधे में से एक वहां के ग्रोथ पार्ट्स को काट कर हमने दूसरी जगह उसका जब ग्रो करवाया तो वो ग्रो करने लग गया। मतलब कि हम लिखेंगे कि मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा, मतलब जो पार्ट्स, जो ऑर्गन वहां पर डेवलप हो रहा है उसको काट कर हमने जब कोई नया पौधा बना लिया उसको ही हम कायिक जनन कहते हैं। नॉर्मली कह सकते हैं कि किसी मात्र पौधे में से उसके कायिक अंगों को काट कर कोई सा भी कायिक अंग जो कि ग्रोथ कर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि पौधों में क्या होता है, कहीं कहीं पर हरे हरे टाइप्स के नए टाइप्स के उसकी डालियां निकलने लग जाती हैं, है ना, और उसकी बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ करने लग जाते हैं। हमने वहां से उसको काट दिया। काइट क्या आप लोग को पता होगा, जैसे कि गुलाब का पौधा लगाते हैं तो हम लोग उसके डाली को काट के दूसरा पौधा लगा लेते हैं। मतलब कि क्या, जब हम किसी मात्र पौधे में से उसके कायिक अंगों को काट कर दूसरी जगह जब हम नया पौधा विकसित करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक जनन कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब कि किसी एक पौधे से दूसरा पौधा ही प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। समझ में आया? एक बार और सुनो कि किसी मात्र पौधे में से उसके कायिक अंगों को पृथक करके दूसरी जगह वही पौधा प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही कायिक जनन कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये है कायिक जनन की परिभाषा। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कहीं कहीं कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि कायिक जनन जो होता है ना वो एक टाइप का अलैंगिक जनन होता है। जो कायिक जनन होता है ना वो एक टाइप का अलैंगिक जनन होता है। क्यों होता है हम पता करेंगे क्यों होता है। तो हम कह सकते हैं कायिक जनन को अलैंगिक जनन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे केवल एक पौधे द्वारा प्राप्त किया जाता है, पौधे द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। दूसरा हम कह सकते हैं नए पौधे का आकार, नए पौधे का आकार तथा आनुवांशिक लक्षण आनुवांशिक लक्षण पहले पौधे की तरह होते हैं, पहले पौधे की तरह होते हैं। ठीक है ना। तीसरा हम कह सकते हैं युग्मकों का संलयन नहीं होता है। किसी ने मेरे से बोला कि क्या हम कायिक जनन को अलैंगिक जनन कह सकते हैं। मैं बोलूंगा हाँ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे केवल एक पौधे द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब कि अगर हम किसी एक बड़े से पौधे, मतलब गुलाब के एक ही पौधे में से काट के दूसरा पौधा बनाएंगे, यानी कि दो पौधों को काट के एक साथ लगाएंगे तो कुछ दूसरा बन जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, गुलाब के एक ही पौधे को काटेंगे ना, उसकी एक ही डाली काट के दूसरा पौधा लगाएंगे। ठीक है ना। तो उसकी डाली हमें एक ही पौधे से मिलेगी।
तो हाँ, ये अलैंगिक जनन हो सकता है। दूसरा, नए पौधे आकार तथा आनुवंशिक लक्षण पहले पौधे की तरह होते हैं। मतलब कि अगर मैंने लाल गुलाब का पौधा, लाल गुलाब की डाली काटकर नया पौधा लगाया है, तो जो हमें उसमें फूल खिलेंगे नए वाले पौधे में, वो भी लाल ही होंगे। मतलब उनका आकार और आनुवंशिक लक्षण भी कैसा होगा, एक समान होगा। ठीक है ना। तीसरा, युग्मकों का संलयन नहीं होता है। आपको ध्यान रखना होगा कि युग्मकों का संलयन कब होता है। युग्मकों का संलयन लैंगिक जनन में होता है, यानी कि जब नर एवं मादा भाग लेते हैं तब। यहाँ पर हमारे पास एक ही पौधा है, इसलिए ना तो यहाँ पर कोई युग्मक का निर्माण हो रहा है और ना ही यहाँ पर कोई युग्मकों का संलयन होगा। समझ में आया। तो ये था जो आपका टॉपिक। आप इसको कहते हैं, इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना। तो आज इतना ही, और मैं इसकी आगे की वीडियो में कल अपलोड करूंगा। हाँ, और ध्यान रखना, आपको नोट्स बनाते चलने हैं। नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, और आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप सेकंड बार वीडियो देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और आप अपने सामने बुक्स को रखिए, वीडियो देखते समय बुक्स को रखिए। ठीक है ना। तो चलो, अभी आप बहुत अच्छे से स्टडी करो, है ना, क्योंकि जो है इस बार आप लोगों का जो है बहुत टाइम वैसे ही वेस्ट हो चुका है, तो आप लोगों को और ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। सो आगे इतना ही। चलो, गुड बाय, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।